तो गाइज इस वीडियो हम लोग इसके पहले हम लोग जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जो भी लिविंग वर्ड का था। मतलब कंप्लीट करने का मतलब एक पूरा पैराग्राफ इसके पीछे का जो भी था उसमें वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें यहाँ से पढ़ना है कि क्या चीज़ है। अब सेल के बारे में बात करें कि सेल एक जो है वो हमारा फीचर है कि नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है लिविंग सेल का। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जितने भी हैं, तो वो पीछे की बात थी। तो आल प्लांट एंड एनिमल फंजाई माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ये तो हम लोग ये चीज़ हम लोग देख चुके थे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है किसी भी जो लिविंग होता है, लिविंग थिंग, उसका डिफाइनिंग फीचर होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन, मतलब कि चाहे वो कैटाबॉलिज्म वाली रिएक्शन हो और चाहे वो एनाबॉलिज्म वाली रिएक्शन हो, चाहे वो ब्रेकिंग वाला हो और चाहे एडिंग वाली रिएक्शन हो, वो सभी रिएक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर में होता है? तो मेटाबॉलिज्म के बराबर में होता है। तो वही कह रहा है कि द सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज अ मेटाबॉलिज्म। वो एक तरह का क्या है? मेटाबॉलिज्म है। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिबिट नहीं करते हैं, मेटाबॉलिज्म उसमें नहीं होता है। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसको हम आउटसाइड द बॉडी के बाहर भी करा सकते हैं। मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में भी जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हम करवा सकते हैं। वही कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर, सेल के बाहर भी जो है वो मेटाबॉलिज्म करवा सकते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब में हम कर सकते हैं। और वो जो टेस्ट ट्यूब में हम अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या इस टेस्ट ट्यूब को बोल देंगे कि ये एक लिविंग थिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम मान लेते कि हमारा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, तो हम इस टेस्ट ट्यूब को मतलब मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये जो है हमारी लिविंग थिंग नहीं है। हाँ, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग रिएक्शन है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो लिविंग नहीं है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना ही वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। हैंस मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ये हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक तरह का हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। अगर किसी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो कैसा है? वो एक लिविंग थिंग है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। जो मैंने ऊपर आपको बात बताई कि ये जो रिएक्शन होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन विवो का मतलब अंदर, इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर। तो जो इन विट्रो हम लोग करवा रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो लिविंग थिंग नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो श्योरली जो है वो लिविंग रिएक्शन है, वो एक प्रकार की लिविंग रिएक्शन है। अब आते हैं सेल के बारे में। तो हेंस ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी बॉडी के अंदर, अगर सेल पाया जाता है, इसका मतलब है कि वो जो है वो ऑब्जेक्ट या फिर वो ऑर्गेनिज्म वो एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि अगर सेल पाया जाता है किसी भी बॉडी के अंदर तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हम कह सकते हैं कि सेल भी जो है वो एक हमारी डिफाइनिंग फीचर होती है लिविंग थिंग्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सेल के, जैसे हम लोग को पता है ना, हम लोग को डेफिनेशन ही पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब तो यही है कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब जीवन की ना, मतलब समझिए सेल के अंदर ही जीवन आ रहा है। इसका मतलब है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह की हमारी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स की। अब आते हैं आगे। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड technically complicated feature of all living organisms, this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, केमिकल, बायोलॉजिकल। मतलब कहने का ये है कि मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में एक ऑब्वियस, एक कॉम्प्लिकेट रिएक्शन होती है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस, मतलब किसी भी अपने सराउंडिंग को सेंस करना, जो भी उनके चारों तरफ हो रहा है उसको वो सेंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। टू रिस्पॉन्स दीज इन्वायरमेंट स्टिमुलाई,
मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलाई मिलता है अगर, जैसे कि हम खड़े हैं और हमें किसी चींटी ने काट लिया, तो पैर में चींटी काटती है लेकिन हमें पता जो है वो तुरंत चल जाता है, पैर हम वहाँ से हटा लेते हैं। तो वो हमें किस वजह से पता चल रहा है? तो वो हमें एक अ, इस सराउंडिंग को हम जो है वो फ़ील कर पा रहे हैं। उस जो भी हमारा नेचर है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट जो है उसको हम फ़ील कर ले रहे हैं। वो हमारा क्या है, सेंस की प्रॉपर्टी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म की एक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी फ़िज़िकल हो सकती है, मतलब किसी बॉडी से बॉडी के थ्रू हो सकती है, किसी केमिकल से थ्रू वो स्टिमुलस मिल सकता है हमें, या तो कोई बायोलॉजिकल भी वो हमें स्टिमुलस मिल सकता है। तो वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम एनवायरनमेंट को अपने सेंस ऑर्गन से फ़ील करते हैं, चाहे स्किन हुआ, चाहे टंग हुआ, चाहे ईयर हुआ, चाहे आइज़ हुआ, इन सभी चीज़ों से हम उस एनवायरनमेंट को फ़ील कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तरह से बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है सेंस करना। अब देखो, प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। और वहीं पर हम कहें कि प्लांट को देखें, ये तो एनिमल की बात है कि अगर एनिमल चींटी को काट, मतलब एनिमल को किसी चींटी ने काट लिया तो वो पता चल जाता है उनको, तो वो अपने आप को सेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं प्लांट की बात करें तो प्लांट भी जो है वो फील करते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को। तो वो भी क्या करते हैं, फील कर पाते हैं, पॉल्यूटेंट्स को वो फील कर पाते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट complex eukaryote can sense and respond to environmental cues। तो कह रहा है कि जितने भी हमारे ऑल ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हुए और प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुए, वो सभी हमारे इन्वायरमेंट को मतलब फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फोटोपीरियोडिक अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो फिर फोटोपीरियड इफेक्ट होते हैं वो भी हमारे प्लांट और एनिमल को, ये सेंस की प्रॉपर्टी है फोटो पीरियड इफेक्ट, जो लाइट की वजह से होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग इज ओनली हु इज़ अवेयर टू हिमसेल्फ। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना चारों तरफ से तो सराउंडिंग के साथ में फील करते ही करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन हमारा एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो अपने खुद ही जो है वो अवेयर रहता है, मतलब कि ये हमारा सेल्फ कॉन्शियस नेस। तो सेंस कॉन्शियसनेस मतलब कि जो सभी के सभी जो है वो नेचर को जो फील कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है खुद ही अवेयर रहता है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। अब कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ, हमारा सेल हुआ, हमारा ये जो कॉन्शियसनेस है, ये सभी फीचर्स जो हमारे क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब डिफाइनिंग फीचर नहीं थे। अब देखिए, when it comes to human being, it more difficult to define living state. We observe patient lying in coma, hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है जो कोमा में चला गया है, और कोमा में जाने के बाद से वो मशीन के सहारे ही बस जिंदा है, मतलब उसका हार्ट, सेल और लंग्स ये जो है वो हम कह रहे रिप्लेस किया जा रहा है, मान लेते हैं। तो वो उस समय कोमा में है। कोमा में मतलब एक तरह से, कोमा का है मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कोमा का मतलब ये होता है कि वो उसकी बॉडी फंक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा है और वो एकदम अनकॉन्शियस है। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड। और ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड। मतलब कि वो कोई भी काम, अपना हाथ नहीं उठा सकता, पैर नहीं उठा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो एक तरह का क्या है, ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। उस पेशेंट का, जो कोमा में पेशेंट है, उस पेशेंट का कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, वो अपने आप को फील नहीं कर सकता है। चाहे आप उसका लंग्स निकाल दीजिए, चाहे किडनी निकाल दीजिए, वो अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है। अब आगे कह रहा है कि आफ्टर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक इन नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो पेशेंट जो अपने नेवर कम बैक नॉर्मल, अपने नॉर्मल लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ सकता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे या फिर नॉन लिविंग कहेंगे? तो वो एक तरह का ब्रेन डेड आदमी है, तो उसको हम लिविंग कहेंगे, क्योंकि हाँ हो सकता है कि भाई उसके अंदर एक तरह से मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जब तक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तब तक कि वो हमारा लिविंग है, और मेटाबॉलिज्म अगर उसकी बॉडी के अंदर बंद हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का बस वही क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोमा में है, हॉस्पिटलाइज है, उसका हार्ट लंग्स हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो सेल्फ कॉन्शियस है, मतलब सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ, वो इन्वायरमेंट को फील ही नहीं कर सकता है। तो अगर वो
नॉर्मल अपनी लाइफ में नहीं आ सकता है तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो हाँ भाई, हो सकता है कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग है और मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। अब आगे कह रहा है कि इन हायर क्लासेस you will come to know that living phenomenon is due underlying interaction properties of tissue are not present in constant cell but arise result of interaction among the constituent cell। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि हम जो इन हायर क्लासेस में देखेंगे, यू विल कम टू नो दैट लिविंग फिनोमिनन ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन, मतलब जो भी हमारी लिविंग चीज़ें होती है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और वहीं पर हम सेल की बात करें तो सेल भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरी सेल बनाती हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट of the organelle but arise as a result of interaction among molecular component comprising the organelles। मतलब सेम वही चीज़ है कि जो है बहुत सारे अपने अपने सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, कभी इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, कभी इंटरमॉलिक्यूलर होता है, तो बहुत सारे जो है आपस में इंटरेक्शन होता है। दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही जो है वो, जैसे कहने का मतलब वही है कि सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बना देती है और यही टिश्यू मिलकर के आपस में ऑर्गन बना लेती है और यही ऑर्गन में आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना। तो ये इंटरेक्शन ही तो है आपस में। ये सेल आपस में इंटरेक्ट कर दी, टिश्यू बना दी, ये टिश्यू आपस में इंटरेक्ट किए तो ऑर्गन बना दिया और यही ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट किए तो ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो यही सभी जो है वो इंटरेक्शन है जो सेल में बीच में, टिश्यू के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन एक बना देता है। दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन complexity at all level। Therefore we can say that living organisms are self replicating, evolving and self regulating। तो ये तीन चीज़, मतलब इतने में से आपको ये इंपॉर्टेंट है ना कि हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब वो अपने आप में रेप्लिकेट कर सकते हैं और इवॉल्विंग भी होते हैं, मतलब वो अपने आप में इवॉल्व हो सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, मतलब कि वो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। ये सभी जो है वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके अंदर रेप्लिकेशन में, डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, साथ में वो इवॉल्व हो ही रहे हैं, अपने आप को रेगुलेट कर ही सकते हैं। जो भी हमारे इंटरेक्टिव सिस्टम है जिससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे रेगुलेट कर सकते हैं, उससे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, मतलब बाहर का जो भी कॉन्शियसनेस है, जो बाहर का स्टिमुलाई मिल रहा है तो उससे वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स की। अब कह रहे हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बायोलॉजी क्या है, वो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई वो बताती है हमारी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक तरह की है स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सेम वही बात कह रहा है कि बायोलॉजी जो है एक तरह की ऐसी स्टोरी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर बढ़ रहे हैं, वो स्टोरी है बायोलॉजी की। मतलब बायोलॉजी का मतलब यही है कि कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वही कहानी जो है वो कौन बताता है, बायोलॉजी बताती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर linked to another by sharing the common genetic material but to varying degrees। तो कह रहा है कि जैसे जैसे ये इवोल्यूशन होता है, चाहे वो प्रेजेंट के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे पास्ट के हुए और चाहे आने वाले फ्यूचर के ऑर्गेनिज्म होंगे, वो आपस में एक दूसरे से लिंक है। और किससे लिंक है, तो कहीं से न कहीं, मतलब जैसे कि हमने कहा जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए से वो कहीं ना कहीं तो लिंक है, लेकिन वेरिंग डिग्रीज, मतलब भले ही वो लिंक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के भी एनिमल हम लोगों से लिंक है, वो जेनेटिक मटेरियल से लिंक है, डीएनए से लिंक है, लेकिन उनके अंदर अभी भी बहुत सारी वेरिंग, मतलब अलग अलग तरह के कैरेक्टर अभी भी उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं क्या है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी क्या है, तो देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। कुत्ता, बिल्ली, छोटे इंसेक्ट, बड़े इंसेक्ट, मछलियाँ, तालाब में रहने वाले, मतलब बहुत सारे जीव। तो हम अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे, हर एक चीज़ देखने को मिलेंगी। बी इट पॉटेड प्लांट, यहाँ तक कि वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, योर पेट, आपके छोटे कुत्ते वगैरह, ये भी सब हो सकते हैं, और अदर एनिमल, और भी बहुत सारे एनिमल और प्लांट हो सकते हैं। मतलब हम अपने डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब, लिविंग वर्ड का मतलब है डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नताएं। लिविंग वर्ड मतलब इस
जो जीवन है, इस जीवन में कितने सारे डाइवर्सिटी है, कितनी सारी विभिन्नताएं हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, वो हमें देखना है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम कभी अपने चारों तरफ देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो अपने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं, चाहे पॉटेड प्लांट मतलब चाहे वो जो बर्तन में प्लांट रखते हैं वो हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, हमारे पालतू जानवर हो सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, और साथ में हमारे प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये सभी हमें देखने को मिलते हैं, और वो भी बहुत लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। तो देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज। यहाँ तक कि और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हमारे हाथ में प्रेजेंट होंगे, पानी में प्रेजेंट होंगे, बहुत सारी जगह प्रेजेंट होंगे जिसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन वो सभी हमारे चारों तरफ, वो भी सब तो हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये जो डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें अपनी नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं, जो हमारे चारों तरफ तो हैं लेकिन हमारे नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं। यू वेर इंक्रीज द एरिया, कह रहा है कि अगर हम इंक्रीज करेंगे एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन रेंज वैरायटी और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी इंक्रीज, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे एरिया, एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो हमें जो है वो स्पीसीज जो होगी वो भी बढ़ती हुई दिखेगी। मतलब हमने कहा कि हम यहाँ पर एक दिन गए थे, हमारे यहाँ पर कोई जंगल है, वहाँ पर हम गए, तो यहाँ हमने देखा तो 10 स्पीसीज़ देखे। अब यहाँ से कहीं और दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे तो वहाँ 10 स्पीसीज़ और होंगे। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज एरिया अपना बढ़ाते रहेंगे, वैसे हमें नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी ज़्यादा, चाहे वो प्लांट की हो सकती है और चाहे वो एनिमल की हो सकती हैं। चाहे वो एरिया नया हो सकता है कोई, और चाहे वो पुराना। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम देख के गए थे 10 दिन बाद, फिर वापस से 50 दिन बाद यहाँ पर आएँ तो देखें कि अरे यार 1-2 हमें और एक्स्ट्रा मिल गए। तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे, चाहे वो नए जगह का एरिया हो चाहे वो पुराने जगह का एरिया हो, स्पीसीज़ हमारी क्या होगी वहाँ पर बढ़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इंक्रीज़ करते हैं एरिया को, तो वहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रेंज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दैट वुड यू सी इंक्रीजेस, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, जैसा कि आप अगर एक घने जंगल में घूमने जाते हैं, तो यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, और उस घने जंगल में इतने सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे कि आप उसको मतलब कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म एक घने जंगल में मिलेगा कि आप उसमें काउंट ही नहीं कर सकते हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव, हर एक जीव मिलेंगे जिसको आप काउंट तक नहीं कर सकते हैं। यू विड प्रोबेबली सच अ ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर बहुत सारे होंगे एक डेंस फॉरेस्ट में। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, वहाँ पर क्या पाएंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट होंगे, अलग टाइप के एनिमल्स होंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, जो कि हम दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, जो कि मतलब वहाँ पर जो भी हम चीज़ देखेंगे, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, तो वो एक तरह का क्या होगा, वो एक तरह की स्पीसीज ही होंगी आपस में। तो यहाँ से यहाँ तक का कहने का बस मतलब यही है कि अगर हम जो है वो एनिमल बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं एरिया को, तो हमें बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी, चाहे हम नए एरिया पर जाएँ चाहे पुरानी एरिया पर जाएँ, तो अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो भी हमें जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं, तो अभी तक हमने कितने स्पीसीज़ को देखे। तो कह रहा है कि जो भी नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है दैट आर नोन, जो कि हमने रजिस्टर किया हुआ है, हमने जानते हैं, इतने को हमने खोजा हुआ है। डिस्क्राइब्ड रेंज, और उनका रेंज कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब कहने का अगर लाख में बात करें तो 17 लाख से लेकर के 18 लाख तक की स्पीसीज़ जो है हमने आज तक नोन है, जिसको हमने खोजा है। दीज रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता, मतलब बहुत सारे जीव है आपस में इंटरेक्शन करके रह रहे हैं, तो जीवन के अंदर विविधता है, तो इसी को बोलते हैं जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी, लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं। तो बहुत सोचिए 17 से 18 लाख मिलियन स्पीसीज़ हैं, तो वो सभी आपस में बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग इंटरेक्शन के साथ रह रही, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दिस रिफर टू एज बायोडाइवर्सिटी टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता है, तो जीवन के बीच में अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज एक्सप्लोर न्यू एरियाज
एंड इवन ओल्ड वंस। अभी मैंने हम ऊपर बताया जैसे जैसे हम नए एरिया को बढ़ाएं, चाहे हम ओल्ड एरिया पर जाएं, तो हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, हमें नए ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। आगे देख लेते हैं कि एज स्टेट अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। जैसे जैसे हमने जो है वो स्टार्ट किया, अलग अलग टाइप से लाखों प्लांट और एनिमल जो है वो हमें क्या मिलते रहे। वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल इन ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम अपने जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल हैं उनको हम अपने एरिया में लोकल नेम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कहा कि हमारे यहाँ वाटरमेलन को कहा जाता है, मान लीजिए पनुआ, पनुआ कहा जाता है। तो अगर वो हम कहेंगे कहीं बाहर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे भैया हमें पनुआ दे दीजिए, तो वो कहेगा हमें पनुआ दे दीजिए, मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा भैया मांग क्या रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक तरह से सिस्टम डिवीज़न करना पड़ा कि हाँ हम पनुआ को कोई स्पेशल नाम दे दें। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें उससे वाटरमेलन, इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो बोलेंगे उसको कि हमें वाटरमेलन चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये खरबूजा मांग रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने एरिया में रहती है तो उसे हम लोकल नाम देते हैं, लेकिन अगर वहीं पर हम दूसरे एरिया पर जगह जाएंगे जब हम, तो वो चीज़ क्या होगा कि समझ नहीं पाएगा आदमी। तो उसके लिए हमें एक नाम तो चाहिए जो इंटरनेशनल सिस्टम में वैलिड हो। तो अब वही चीज़ हमें देखना है नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, मतलब कि जो भी प्लांट और एनिमल हमारे एरिया में पाए जाते हैं उनको हम उसके लोकल नेम से जानते हैं। और दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये लोकल नेम जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। हमने कहा खरबूजे को हमारे यहाँ ये बोला जाता है, तो दूसरी जगह वहीं पर जाएंगे तो आप खरबूजे को कुछ और बोलेंगे, वहीं से और कहीं जाएंगे तो खरबूजे को कुछ और बोलेंगे। इवन विद द कंट्री probably you would recognize confused that would be created if we did not find ways to means talk each other to refer organism we are talk about। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल एरिया है, लोकल नेम है, वो हमारा प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। यहाँ तक कि अगर हम कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर हम कहेंगे कि भैया खरबूजा दे दीजिए, तो आप अगर वो पनुआ मानेंगे तो आप मांग समझ ही नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे कि पनुआ पनुआ मतलब क्या होता है ये। और वहीं पर अगर हम वाटरमेलन नाम ले लें तो आप समझ जाएंगे हाँ भाई खरबूजा मांग रहा है ये, तो इसको खरबूजा दो। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जैसे हम जो है वो बढ़ते हैं कंट्री से प्लेस टू प्लेस, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप्स की वैरायटी मिलती है हमें, जिसकी वजह से नाम की, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक तरह से बढ़िया वे हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, बढ़िया रास्ता फाइंड करना पड़ेगा, जिससे अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, तो उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो वो हमें पता चल जाए कि हाँ हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक बेस्ट तरीका चाहिए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, हमें बात करने के लिए, अच्छे से सब ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर चाहे लोकल लेवल पर कहीं भी, तो उसके लिए डेवलप्ड किया गया नॉमेनक्लेचर। तो आइए देखते हैं आगे कि ये होता क्या है नॉमेनक्लेचर। तो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड द नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि अगर उसका हम एक नाम रख देते हैं, कोई एक नाम जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता हो, तो वो एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग है, कि मतलब एक ही नाम दे दिया और वो पूरे वर्ल्ड में उसका बोला जाता है। तो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उसे एक ही नाम से जाना जाना है। यही जो है हमारा स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, नामकरण करना है नॉमेनक्लेचर है। तो नॉमेनक्लेचर किसका होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का। और अगर उसका नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया तो वो पूरे मतलब वर्ल्ड में उसका नेम जो है वो सेम रहता है। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know that organism name is attached to this is